हेलो गाइस, आवाज आ रही है आपको? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग उपासना, वर्षा। थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू द क्लास। कौन कौन आ गया लाइव? वर्षा, उपासना, आनंद, साक्षी, प्रेम। वेलकम बैक टू द क्लास। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, बच्चों को आ जाने देते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलो, जब तक एक डाउट था, प्रेम ने पूछा टोटल कल्टिवेबल एरिया और ओ ग्रॉस कल्टिवेबल एरिया, ठीक है, और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में क्या अंतर है? ठीक है, या टोटल कल्टिवेबल एरिया और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में क्या अंतर है? ठीक है, दोनों एक शब्द नहीं है, मैंने आपको बताया था। कंफ्यूज मत हो यार। देखो, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। मैंने आपको सीधे बताया था कि जैसे एमपी है, तो एमपी का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, जितने क्षेत्र में एमपी फैला हुआ है, वो उसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। अब उसमें से कितना एरिया खेती करने लायक है, हो रही है नहीं हो रही है, वो सब अलग है। बट कितना एरिया खेती करने लायक है, वो हो जाएगा क्या? टोटल कल्टिवेबल एरिया। ठीक है, अब इसमें से कितना एरिया खेती करने लायक है आपका, अब हो रही नहीं हो रही वो बात अलग हो जाएगी। तो ये हो गया टोटल कल्टीबल एरिया आपका, और ये आपका हो गया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब कितने एरिया में आप खेती कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अभी समझ में आया? देखो, समझ में आया प्रेम? टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मतलब ये पूरा एरिया हो गया एमपी का। अब भाई, एमपी के पूरे एरिया में क्या खेती पॉसिबल है? क्या कल्टीवेशन आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कुछ एरिया में आपको रहने चाहिए, कुछ एरिया में फॉरेस्ट वगैरह है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड बहुत सारा है। तो अब जितने एरिया में आपको खेती पॉसिबल है, वो क्या हो जाएगा? आपका टोटल कल्टीवेबल एरिया। ओके, बहुत ईजी है, कंफ्यूज मत हो। अब आई थिंक यही पूछा था ना तुमने, यही डाउट था ना प्रेम? यही था कुछ और? मेरे ख्याल से यही पूछा था, एक मिनट देख लेता हूँ, शायद यही था। देखो, टोटल वही बात, टोटल कल्टीबल एरिया जो है ना आपका, जैसे ये एक हो गया आपका, ठीक है, टोटल कल्टीबल एरिया, और आप उसकी बात करो अगर ग्रॉस कल्टीबल एरिया, तो बात एक ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रॉस और टोटल बात एक ही बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी कितनी है, कितने एरिया में आप कल्टीवेट कर सकते हो, बट टोटल ज्योग्राफिकल एरिया और टोटल कल्टीबल एरिया अलग होता है। ठीक है, और ग्रॉस और ये ग्रॉस कल्टीबल एरिया या टोटल कल्टीबल एरिया, बात एक ही हो गई। अब इसमें से कितना एरिया यूज हो रहा है खेती के लिए एक्चुअली, वो हो गया आपका नेट शोन एरिया। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, बताओ प्रेम। नहीं, वो गलत दिया, टोटल कल्टीबल एरिया ये नहीं है एमपी का, वो गलत दिया है। वो डाटा इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट कर लो। मैंने आपको करेक्ट डाटा दिया तो। डाटा के मामले में ना, जहां तक जो डाटा आपको यहाँ स्लाइड से मिल रहा है, ठीक है, उस पर आप श्योर रहो। इसमें नहीं दिया मैंने, दूसरी स्लाइड में दिया है।
240.4 लाख हेक्टेयर कल्टेबल लैंड, हाँ 240.4 लाख है, 240.5 लाख हेक्टेयर। डाटा के मामले में आप, ठीक है ना, उससे आप कंफ्यूज मत हो। डाटा यहाँ जो आपको मिल रहा है ना, स्लाइड्स में देख लो डाटा, आप स्लाइड्स में आपको जो मैंने डाटा दिया है एकदम टू बेस्ट ऑफ द नॉलेज, टू बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो करेक्ट ही दिया है। तो बुक, अरे क्या होता है कभी कभार प्रिंटिंग एरर्स हो जाते हैं बुक में, तो डाटा आप यहां से उठाओ, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, कल हमने जैसे बात करी थी एग्रो क्लाइमेटिक जोन की, तो मैंने आपको क्या बोल दिया था, 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और इतने में लाइट चली गई थी, लाइट चली गई थी ना कल, लाइट नहीं नेटवर्क चला गया था, नेटवर्क चला गया था, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया था टोटल, ये वाली स्लाइड हमको देखनी की थी, एमपी इज डिवाइडेड इनटू 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब इसको याद करने के लिए अब क्या है, इसको याद करने के लिए अब आपको याद करनी पड़ेगा, इट इज 11 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग आंसर में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप इसको कोशिश करना मार पीट के, जैसे भी अभी ज्योग्राफी पढ़ोगे तो अमन सर याद कराएंगे वैसे आपको ये, तो याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो 11 जोन ये देख लो आप, ठीक है। इंडियन प्लेट्यू, ग्रेट रीजन, बुंदेलखंड रीजन, सतपुरा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, निमार प्लेन और झाबुआ हिल्स। तो ये आपकी टोटल 11 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है एमपी के, ठीक है, जहां पर कुछ अलग टाइप की सॉइल है, कुछ अलग टाइप का क्लाइमेट है, ठीक है, अलग टाइप की रेनफॉल है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है। ये थोड़ा सा एक पूछ ही लेते हैं डायरेक्टली आपसे, और ये एक मैप है, उसको समझने के लिए आपको 11 क्लाइमेटिक रीजन को तरीके से मैप में दिखाई है, ठीक है। और क्वेश्चन ये आया था, डिस्क्राइब एग्रो क्लाइमेट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ एमपी, और ये 2 बार आ चुका है, तो तैयार कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, आज अब क्या है, अब आज से जो हमारे टॉपिक होंगे ना, आज से जो टॉपिक स्टार्ट होंगे, अब हम प्रॉपर एक होलिस्टिक व्यू देखेंगे, व्हाट आर द इश्यूज विद एग्रीकल्चर और हाउ टू हैंडल दीज इश्यूज। अब प्रॉपर, अभी तक देखो क्या हुआ, ये जो चीजें मैंने आपको अभी तक की क्लास में बताई है ना, अब वो और हम थोड़ा व्यवस्थित पढ़ेंगे, पर रिपीट वही होने वाली है, क्योंकि कुछ अलग से तो दिक्कत आएंगी नहीं, और अलग से भी आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सॉल्यूशन है नहीं। एक आध तो होते हैं जो, तो इतना उनका इतना ढोल पीट बजा के अनाउंसमेंट किया जाता है ना, कि आपको पता चल ही जाता है अगर कोई नई चीज आती है तो, अदरवाइज तो एज ओल्ड ट्रेडिशन और वही सब चल रहा है हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ा सा हम तेज पढ़ते हैं, और जल्दी जल्दी अपन खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब इश्यूज क्या है, क्योंकि मेरे को जो आपको एनालिसिस देना था, डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रेट करने का जो आपको तरीका सिखाना था, वो मैंने आपको एक आइडिया दिया है। अब इसी पैटर्न पे आप लोग आगे बढ़ना, जैसे अब कब तक आप क्लासेस अटेंड करोगे, अभी तो अब फिर एक टाइम बाद आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए ना किस तरीके से डाटा को आपको रीड करना है, जो फैक्ट्स है उनका इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करोगे इस तरीके से पढ़ने की, तो एक पिक्चर बनती आती है। तो अभी इसी इसी को हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर इश्यूज में हम आते हैं। तो एग्रीकल्चर इश्यूज में अपन देखेंगे एग्रीकल्चर इनपुट से उसको, कि भाई एग्रीकल्चर में जो दिक्कत आ रही है, एज ए होल एग्रीकल्चर को अगर आपकी दिक्कत देखनी है, तो आप उसको डाइसेक्ट कर दो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो। तो अगर अपन अलग अलग पार्ट में एग्रीकल्चर को डिवाइड कर देंगे, तो एक एक पार्ट को अपन एड्रेस कर पाएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है। तो इनपुट मतलब जो एग्रीकल्चर में जो यूज हो रही है चीजें, खेती करने के लिए कुछ चीजें यूज होती हैं, खेती में दिक्कत आ रही है मतलब उसके कंपोनेंट्स में दिक्कत आ रही है, तो वही हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो क्या क्या इनपुट हो गए, ठीक है। तो इनपुट आप ये देखो, पहला इनपुट क्या हो गया एग्रीकल्चर में, जो सबसे जरूरी हो गया वो हो गया लैंड, खेती। तो अपन लैंड के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, और फिर उससे रिलेटेड अपन इश्यूज पढ़ेंगे, और फिर उसके सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। दूसरा आपका सीड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, खेती करने के लिए आपको लैंड भी चाहिए, सीड भी चाहिए, ओके। थर्ड इनपुट हो गया वाटर या इरिगेशन फैसिलिटी, ये भी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दीज ऑल विल डिटरमाइन अवर यील्ड, ठीक है। फोर्थ हो गया फर्टिलाइजर और फार्म मैकेनिज्म, फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब चाहिए ही चाहिए अपने को। तो फोर्थ इनपुट ये हो गया। फिफ्थ हो गया फार्म मैकेनाइजेशन, ठीक है, और सिक्स हो गया फाइनेंस। अब इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो एग्रीकल्चर पे असर डालते हैं, वो क्या हो गया क्लाइमेट चेंज, सबसे मेजर फैक्टर क्लाइमेट चेंज। तब वो क्लाइमेट चेंज एक एनवायरमेंट का एक अलग से टॉपिक हो जाएगा, आपसे ज्यादा कुछ क्लाइमेट चेंज के बारे में एज ए इकोनॉमी प्रोस्पेक्टिव कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि इट इज बियॉन्ड अवर इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट, आपको एनवायरमेंट में फिर उसको देखना पड़ेगा ये वाले पार्ट को। तो यहाँ तक हम अपना ये जो टॉपिक का डिस्कशन रखेंगे, वो इन 6 इनपुट पे अपना टॉपिक मेनली सेंटर्ड रहेगा, और हमारा एग्रीकल्चर एज अ होलिस्टिकली खत्म हो जाएगा। तो एक
मेरे ख्याल से एमपी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पिलर आपका खत्म हो जाएगा, एमपी एग्रीकल्चर हमने खत्म कर दिया तो। उसके बाद क्योंकि ये जो अदर इंडस्ट्रीज है ना, वो उसमें इतने ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं जितना अपन ने इतना सारा इसमें पढ़ लिया है, क्योंकि वो इकोनॉमी वाले पार्ट से भी बहुत ज्यादा कॉन्साइड होने वाली है चीजें। तो अभी अब एक एक करके हम प्रॉपर इनपुट को देखते हैं, उनके इश्यूज देखते हैं, उनके सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हाँ ओके। तो पहला इनपुट क्या था, लैंड। लैंड के साथ अपन देखते हैं भाई, अब वही बात हो गई, एग्रीकल्चर इज अ प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी, ठीक है। साइज एंड क्वालिटी ऑफ लैंड हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो ये देखो, साइज एंड क्वालिटी, ये दो चीज है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करती हैं। क्यों, साइज का मतलब क्या, अगर आपके पास बड़ा साइज है तो वहां आप इकोनॉमी ऑफ स्केल कर सकते हो भाई, उससे आप जो इनपुट है आपके, उस इनपुट को आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो बड़े लैंड में, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। और क्वालिटी भी बहुत जरूरी है। अब अगर उस जो जमीन है आपकी, उसका जो सॉइल साइज है, अगर वो बंजर जमीन पड़ी हुई है, तो वो एकर्स और थाउजेंड्स ऑफ एकड़ में ही पड़ी है, तो आप क्या कर लोगे, जैसे थार डेजर्ट है। अब थार डेजर्ट पे क्वालिटी ऑफ लैंड देखो आप, साइज तो बहुत बड़ा मिल जाएगा आपको वहां लैंड का, बट क्वालिटी क्या है सॉइल की, कुछ नहीं है। तो ये दो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करेंगे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को। और आप ये देखोगे, ये ना जैसे एमपी को 11 क्लाइमेटिक जोन में आपने डिवाइड कर दिया, तो हर क्लाइमेटिक जोन की आपको अलग अलग क्वालिटी मिल जाएगी सॉइल की, ठीक है। तो हेलो, क्लास ही ले रहा हूँ, बताओ। तो लैंड ओनरशिप आल्सो सर्व एज अ सोशल वैल्यू एंड सोशल सिक्योरिटी अगेंस्ट क्रेडिट। ये तो एमपी लैंड यूज क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखो, ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लेना आप लोग, ठीक है। लैंड के यूजेज में एमपी का जो लैंड यूजेज एज इट इज, आप पे इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो। ये दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो लैंड यूज क्लासिफिकेशन ऑफ एमपीआई पाई चार्ट से मैंने बताया, इसको आप टेबल के फॉर्म में ही बता सकते हो, ऐसा टेबल भी लिख सकते हो चीजों को अगर याद रखना है तो, और चाहो तो ऐसा पाई चार्ट भी याद रख सकते हो। पाई चार्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लैंड को हम यूज कर रहे हैं। तो आप ये देखो, मैंने आपको बताया था ना, जो एमपी का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, ये पूरा सर्कल है आपका एमपी का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें से आप ये देखो, नेट शोन एरिया कितना था, मैंने आपको कल निकाल के भी दिखाया था ना, 50% के आसपास। तो ये देखो 50% के आसपास अपना, हाँ 158 के आसपास, तो अराउंड 50% आपका नेट शोन एरिया है। तो ये देखो, एमपी का जो टोटल एरिया है उसका 50% करीब क्या हो गया, नेट शोन एरिया हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, 31% के अराउंड एमपी में फॉरेस्ट कवर है। तो ये 81% लैंड तो इनहेबिटेशन के लिए है ही नहीं आपका, क्योंकि यहाँ पे तो खेती हो रही है और यहाँ पे फॉरेस्ट है। तो आप इसको भी क्लियर नहीं कर सकते। आपको क्या, गवर्नमेंट की जो मुहिम चल रही है वो क्या चल रही है, इस लैंड को बढ़ाने की, फॉरेस्ट कवर को चल रहा है ना, डे बाय डे आप ये देखो इंक्रीज भी हो रहा है। अभी अगर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टर्म्स में देखो तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एमपी में है, अगर आप एब्सोल्यूट नंबर ऑफ टर्म्स में देखोगे तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचाना और फॉरेस्ट एरिया को इंप्रूव करना, ठीक है। तो एक ये हो गया 31% अंडर फॉरेस्ट। एक और चीज, ये लैंड अनअवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर। अब अनअवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर है मतलब ये क्या हो गया, इसको आप, ये जो 9% लैंड है सिर्फ, इसको आप फिर किसी और चीज में यूज कर रहे हो, एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो रहा है, मतलब हो सकता है इनहेबिटेशन के लिए यूज हो सकता है खाली पड़ा हो, ग्राउंड बने हो। तो यहाँ पर ये 9% है सिर्फ, आप देखो 9% जो है आपका, इस पर आपका मेनली अदर यूजेज आ रहे हैं। ये जो 9% है आपका लैंड, ठीक है, ये अदर देन एग्रीकल्चर यूज हो रहा है 9%, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, जिस पर आपकी अदर देन एग्रीकल्चर कोई एक्टिविटी हो, समझ लो एनिमल हस्बेंड्री या हॉर्टिकल्चर टाइप की कोई एक्टिविटी हो रही, नॉट हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री या इस सब में आप ये यूज कर रहे हो, ग्रेजिंग वगैरह के लिए इस टाइप से यूज कर रहे हो, तो ये कितना है, 3% है आपका। बंजर जमीन है 4%, ठीक है। और कल्टीवेबल वेस्टलैंड कितना है, 3%। कल्टीवेबल वेस्टलैंड मतलब क्या होता है, हाँ, कल्टीवेबल वेस्टलैंड मतलब होता है
जो जमीन पर खेती तो की जा सकती है पर किसी कारणवश खेती हो नहीं पा रही है, पिछले 5 साल में, पिछले 5 सीजन में जिसमें एक बार भी खेती नहीं हुई है, उसमें करी जा सकती है कब? एट प्रेजेंट। अगर आप जैसे कोई जमीन है वो ऐसी पड़ी है कि समझ लो फॉर एग्जाम्पल वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी नहीं पहुंचने के कारण उस पर आप खेती नहीं कर रहे हो। बहुत सारे किसान ऐसे रहते हैं ना कि भाई पानी नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया। तो अगर आप उसमें मॉडर्न इनपुट जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा दोगे तो उसमें खेती होने लगेगी। तो इस टाइप की जो लैंड है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेफिसिट के कारण या किसी और कारण के कारण यूज नहीं कर पा रहा है किसान खेती करने के लिए, बट उन पे खेती की जा सकती है अगर उसमें थोड़ा सा अपन ने टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर दिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो अभी हो गया उसका अगर अपन यूज कर लेंगे तो वो उस पर आप खेती पॉसिबल है। तो वो क्या हो गया? कल्टीवेबल वेस्टलैंड। तो टोटल कल्टीवेबल वेस्टलैंड तो ये कितना हो गया आपका? 3%। तो दिस इज द लैंड स्ट्रक्चर ऑफ एमपी। तो आप ये देखो सिर्फ 12% के आसपास जो लैंड है अपना ये नॉन एग्रीकल्चरल यूज में हो रहा है। इसी में आपका सब कुछ है, फिर अपन रह रहे हैं, ये सब सिटीज बन गई हैं, ये हो गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया अभी भी नेट जोन मतलब एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप क्लासिफिकेशन याद रखना। और एक और, इसमें एक और था क्या? नहीं, हाँ इसमें तो इतना ही है, एक और आगे बताऊंगा क्लासिफिकेशन। ये दो क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना इस पैटर्न को ना आप, इस पैटर्न को, इस डाटा को, ये डाटा क्या है? एक कांस्टेंट डाटा है। इस डाटा को ना अब आपको यूज करना है अलग अलग क्वेश्चंस में। मुद्दे की बात अब ये रहेगी, अब ये आपकी इंटेलिजेंस है कि आप कैसे क्वेश्चंस में जो एग्रीकल्चर पे आएंगे उस पर एक आंसर आप लिख पाओ। अगर लैंड पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है एमपी में तो फिर आपको ये बताना है। थोड़ा सा अगर आप बता दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, एक समझ में आएगा कि आप अपनी बात क्या रखना चाह रहे हो। चार्ट बनाना है तो बना सकते हो। अगर आपको अपनी कोई बात को एक्सप्लेन करना है, उसको सब्सटेंशिएट करना है, तो आपको ये वाला बहुत यूजफुल रहेगा। बहुत एन नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये दो चार चार्ट ऐसे हैं जिसको आप, मेरे ख्याल से तो आप याद रखना और कोशिश करना आंसर में आप इस डाटा को यूज करो। ठीक है, अब हाँ प्लाऊ एक ये वाला है। अब प्लाऊ मतलब कि एक बार में जो आपका खेती का एरिया है, किसानों के पास कितना कितना एरिया, ये भी एक इंपॉर्टेंट डाटा है आपका रिगार्डिंग लैंड यूसेज पैटर्न। ठीक है, क्योंकि दिक्कतें यहीं पे आ रही हैं। देखो एक इशू क्या है एग्रीकल्चर के साथ जो मैंने आपको बताया, मोर देन 50% ऑफ एरिया नेट शोन एरिया है। ठीक है, बट प्रोडक्टिविटी कितनी कम है इसके बाद भी। 158 लाख हेक्टेयर इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। यहां से देखो आप मोर देन करीब करीब 50% पे आप खेती कर रहे हो। और कितना चाहिए भैया खेती करने के लिए? अगर फार्मिंग की आपको डबल करनी है फार्मर्स की इनकम, फार्मिंग आपको रिम्यूनरेटिव करनी है, फार्मिंग आपको लुभावनी बनानी है, तो ऑलरेडी हमारे पास इनफ एरिया है खेती करने के लिए, नहीं है? है ना? क्योंकि आप इसको कम कर नहीं सकते। तो अब यहां पर इसी में जो है आपको यहीं पर कुछ ऐसी जुगाड़ लगानी है कि आप यहीं से फार्मर की स्थिति इंप्रूव कर सको। समझ रहे हो? तो एक एक इशू क्या है एग्रीकल्चर का, यहां से क्या निकल के आता है? इन स्पाइट ऑफ अ लार्ज नेट शोन एरिया वी हैव अ वेरी लो प्रोडक्टिविटी, दैट्स व्हाई फार्मर इनकम्स आर लो। एक ये इशू निकल के आया यहां से। ये अगला आगे देखो, अगला पैटर्न ये इसमें, तो इसको मैंने क्या करा, डाटा से सब्सटेंशिएट करा अपने पॉइंट को। क्या है, आप 10-12 पॉइंट मत लिखो, 4-5 पॉइंट लिखो, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको आंसर में लिखने, बट सॉलिड लिखो। जैसे आप ये बोलोगे कि एमपी में प्रोडक्टिविटी का इशू है, तो उसको ना आप इस डाटा से भी सब्सटेंशिएट करो कि लैंड ज्यादा है। और दूसरा दो चार जो प्रोडक्टिविटी के मैंने एग्जांपल दिया अलग अलग, अपन ने वो जो पढ़े पिछली प्रीवियस क्लासेस में अलग अलग वो पढ़े क्रॉप्स पढ़े, एक आध कोई का एग्जांपल दे के आप अपने बात को सब्सटेंशिएट कर सकते हो। इतना काफी है कि भाई एक 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 हमने पॉइंट बोला, उसको हमने अपनी बात जो रखी उसको फैक्ट से सब्सटेंशिएट कर दिया। इससे कर करके अपन ने अगर 3-4 पॉइंट लिख दिए तो इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ गुड आंसर। ठीक है, तो कोशिश यही रहनी चाहिए हमारी। दूसरा देखो लैंड होल्डिंग जो आपने बोला, लैंड होल्डिंग की अगर आप बात करोगे, प्रोडक्टिविटी इशू, हाँ ठीक है। तो लैंड होल्डिंग की अगर आप बात करोगे तो जो एमपी में किसानों के पास जो जमीन है जहां पर वो प्लाऊ मतलब वही जिसको वो जोत रहा है, प्लाऊ मतलब जोतना, तो क्या स्थिति है उसकी जोतने की? ठीक है, वो बताएगा प्लाऊ कि कितने किसान एक बार में, एक किसान जो है एक बार में कितनी जमीन को जोत रहा है। भाई अपनी जमीन ना जोतेगा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, यूजुअली आप सबसे पहले अपनी खेती करते हैं तो उसके बाद आप किराए पे लेते हैं किसी की करने जाते हो। तो एक ये एक आपको पैटर्न बताएगा लैंड होल्डिंग पैटर्न, प्लाऊ आपका कि एक बार में कितनी खेत
वो किसान कितना खेत जोत रहा है। तो आप यहां पर ये देखो, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स करीब करीब 41% जो नेट सोन एरिया, जो खेती की जमीन है नेट सोन एरिया है, उसमें मार्जिनल फार्मर कितना यूज कर रहे हैं, 41%। मार्जिनल फार्मर मतलब आई थिंक जिसके पास 2.5 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर से कम जमीन। 1 मिनट देखना पड़ेगा ये डाटा मुझे, मार्जिनल फार्मर्स का, ये मेरे दिमाग से निकल गया एग्जैक्ट डाटा। देखो, हाँ सही बोल रहा था। मार्जिनल फार्मर मतलब हो गया आपका जो 1 हेक्टेयर मतलब कि 2.5 एकड़ तक करीब जो लैंड को जोत रहा है, वो आपका हो गया मार्जिनल फार्मर। तो मैक्सिमम फार्मर आप ये देखो मार्जिनल है, कि मतलब जिनके पास जो लैंड होल्डिंग है जिसपे वो जोत रहे हैं, चाहे वो खुद की हो चाहे वो रेंट पे ली हो, मतलब बटिया बोलते ना, बटिया, और क्या बोलते हैं एक और शब्द क्या है, ठेका है ना, ठेका पे बटिया पे, और एक और शब्द होता है, क्या बोलते हैं अपने यहाँ, एक और बोलते हैं ना, बटिया मतलब 50-50, ठीक है। और एक और क्या होता है जिसपे आपको पर ईयर इनकम मिलती है, ठेका, और एक और हमारे यहाँ एक और कुछ बोलते हैं, 2 हेक्टेयर नहीं, 1 हेक्टेयर, 2.5 एकड़ वर्षा। कॉली, कॉली पे, ठीक है। तो चाहे वो कॉली पे ले रहा हो चाहे वो खुद की कर रहा हो, ठीक है, अगर 2.5 एकड़ है, 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर, करीब करीब 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ के आसपास ही होता है, तो वो मार्जिनल फार्मर है। स्मॉल फार्मर है मतलब वो 1 से 2 हेक्टेयर जमीन को जोत रहा है या उसके पास है, तो मतलब 2.5 से 5 एकड़। तो आप ये देखो, ये दो फार्मर, ये है कितना हो गया यार, 27% के आसपास है, 27.5%। तो आप ये देखो, ये दोनों ही करीब करीब 67-68% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। मतलब ऐसे 68% किसान है करीब करीब जो इतना लैंड को यूज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब आप ये सोचो, एक जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है या लैंड कल्टीवेशन पैटर्न है, उसमें मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे लैंड पे खेती कर रहे हैं भाई। 41% जो है वो 1 हेक्टेयर का लैंड है उस पर खेती कर रहा है, ठीक है। 28% जो है 1 से 2 हेक्टेयर लैंड पे खेती कर रहा है। तो ये कितना कम है भाई, इसमें क्या इकोनॉमी ऑफ स्केल बनेगी। क्योंकि यार फॉर सपोज एक लेबर आपने लगाया, तो एक लेबर एक दिन में वो 1 हेक्टेयर क्या, वो 5-5 हेक्टेयर तक एक दिन में काम कर लेगा। बट आपको क्या करना पड़ रहा है, उसको पैसा तो जितना आपके पास खेत है उसी का देना पड़ेगा। तो इनपुट कॉस्ट इससे बहुत हाई हो जाती है भाई, आपके पास प्रोडक्शन ही बहुत कम आएगा इससे। भाई 2.5 एकड़ में क्या प्रोडक्शन आएगा आपके पास, तो आप आगे चल के क्या करोगे उससे, क्या ट्रैक्टर खरीद पाओगे, हाँ, ना ट्रैक्टर खरीद पाओगे ना अच्छे सीट खरीद पाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा ज्यादा, क्योंकि आपकी इनपुट कॉस्ट ही बहुत हाई होती जाएगी इसमें। आप ट्रैक्टर रेंट पे लोगे, हर चीज रेंट पे लोगे, और रेंट कितने हाई रहेंगे, कितने में वो चल रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो क्या फार्मिंग बहुत वो लगेगी प्रोडक्टिव ऐसे केस में, हाँ, तो फार्मिंग प्रोडक्टिव नहीं लगेगी आपको ऐसे केस में, ओके। अब ये सेमी मीडियम और मीडियम फार्मर आई थिंक 10 हेक्टेयर के आसपास तक जो है, 80 है शायद इसका, 10 हेक्टेयर ही है। मतलब देखो, सेमी मीडियम मतलब 2 से 4, 2 से 4 हेक्टेयर तक सेमी मीडियम, और 4 से 10 हेक्टेयर तक मीडियम। मतलब जिसके पास करीब करीब 25 एकड़ जमीन है वो भी मीडियम है। अब लार्ज फार्मर्स कौन से हैं, जिनके पास
10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, मोर देन 10 हेक्टेयर, तो वो है लार्ज फार्मर। और उनका कंपोजिशन देखो सिर्फ 1.6% है, और मैक्सिमम तो सब पॉलिटिशियन ही निकलेंगे। हर जगह, आंध्र प्रदेश और ये आपका तेलंगाना साइड जो रीजन है ना, वहां पर जैसे गजपति, इसका नाम सुना आपने, जो हमारे फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, अशोक गजपति राजू, ठीक है, वो कोस्टल बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से थे। अब जैसे ये गजपति है जिन्होंने आंध्र प्रदेश पे रूल करा है, अब इनके पास तो गांव के गांव है खेती में, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ जमीन होगी, दे आर वेरी बिग फार्मर्स। जैसे साउथ तरफ ये पेक्यूलियर पैटर्न है, आपको लार्ज फार्मर्स बहुत मिलेंगे उस तरफ, बिकॉज आपको लगेगा नहीं किसी को देख के कि इसके पास 100 एकड़ 500 एकड़ जमीन होगी, पता चला निकल रही है। तो बड़े बड़े फार्मर्स बहुत हैं उस तरफ काफी। बट आप एमपी में देखो 1.6%, तो मेजर तो आप ये देखो 10 सेमी मीडियम भी एक आप लगा लो, तो बाकी के 19.5% सेमी मीडियम, तो ये हो गया 67-68%, 20% और कर दो तो 88% जो है लैंड होल्डिंग, वो बहुत स्मॉल लैंड होल्डिंग है, मतलब बहुत स्मॉल स्मॉल प्लाउस है जिसपे 88% ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। तो फिर एक ये इशू है अपने साथ, इसलिए प्रोडक्शन का इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है इसके कारण। अब इसका इनोवेटिव तरीका क्या है, इसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है आजकल? तो आजकल अब लोग क्या करते हैं, इन खेती पे जैसे आपके पास 2.5-2.5 एकड़ के छोटे छोटे प्लॉट है, तो इन पे आप क्या कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर, राइट, हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, वेजिटेबल्स, वेजिटेबल को अगर आपको उगाना है तो 2.5 एकड़ इज अ वेरी बिग एरिया फॉर यू, आप वेजिटेबल उगाओ, ठीक है, आप फ्लावर्स की खेती करो, ठीक है, आप यहाँ पर गार्डनिंग कर सकते हो, आप गार्डन्स बना सकते हो, ओके, और आप मेडिसिनल प्लांट वगैरह की खेती कर सकते हो, एलोवेरा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, तो अब लोग बाग इस पे शिफ्ट हो रहा है। तो आप ये देखो आपके टॉपिक में पार्ट है ना हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर भी इसलिए डाला क्यों, हॉर्टिकल्चर में, बट इशू इसमें आ रहा है 100% हॉर्टिकल्चर में एफडीआई है, और 100% एफडीआई है, फिर भी बाहर का पैसा नहीं आ रहा है इधर। 100% एफडीआई परमिट है हॉर्टिकल्चर में, पर पैसा नहीं आ रहा है, कोई लगाने तैयार नहीं है। बट आप ये देखो कि यहाँ पर क्या है, एक एक पुश क्या करा आप गवर्नमेंट ने, हॉर्टिकल्चर मिशन चालू करा, क्यों, क्योंकि भाई इतनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग है आपके पास, तो इसको एड्रेस करने के लिए आप क्या करो, यहाँ गेहूं चावल में तो मजा नहीं आने वाला किसी को, बट हाईली रेम्यूनरेटिव जो क्रॉप्स हैं उनको आप यहाँ पर उगाओ, ठीक है, हॉर्टिकल्चर एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है, ठीक है। उसके अलावा आप ये देखो एक्वा कल्चर, अपने लोग में पॉइंट बनवा रहे हैं लोग, बड़े बड़े तालाब बनवा रहे हैं, उसमें मछली की खेती कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वाइन कल्चर, विटिकल्चर, वाइन ग्रेप्स वगैरह उगा रहे हैं, तो इस टाइप से लोग इनोवेटिव टेक्निक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक ही स्कोप है यहाँ पर, चैलेंज भी है तो स्कोप भी है। अब आगे बढ़ो, तो लैंड के चैलेंजेस क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन, सिर्फ 9%, 9 से 12% के आसपास है जो आप नॉन एग्रीकल्चरल यूज कर रहे हो इस लैंड को, ठीक है, तो उसमें आप वेरी हाई राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, डिवीजन ऑफ लैंड अमंग हेयर्स लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, यही हो रहा है ना भाई आजकल। आप ये देखो, और अब आपने ये देखा कि एक लैंड तो लिमिटेड था, खेती का लैंड भी लिमिटेड ही है, क्योंकि लैंड पे स्ट्रेस कितना है, आपको डेवलपमेंट वर्क के लिए भी लैंड चाहिए। तो अब आजकल आप ये देखो, इस चक्कर में खेती के लैंड की कीमत देखो, आप भोपाल में क्या जबलपुर इंदौर में आप खेती का लैंड खरीद सकते हो, कोई पागल ही होगा जो 10-20 करोड़ रुपए एकड़ का लैंड खरीद के उसमें खेती करेगा। भाई पता चला आपको 10 एकड़ में प्रोडक्टिविटी, 1 एकड़ आपने लैंड खरीदा 10 करोड़, 1 करोड़ रुपए का, अब 1 करोड़ रुपए का आपने लैंड खरीदा, ठीक है, उसमें प्रोडक्टिविटी गेहूं लगा दिया आपने, पता चला 20 बोरे भी निकल गए, तो 40,000 रुपए का गेहूं निकला 6 महीने की प्रोडक्ट फसल, क्या मतलब निकला इतना बड़ा हाई इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो लैंड, ये तो मैंने एक शहर की बात करी, इवन गांव में भी अगर आप जाओगे तो अब लैंड महंगे होते आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब लैंड पे जोर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। तो अब और दूसरी चीज क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन भी हो रहा है लैंड का, क्योंकि एक तो आप खरीद नहीं पा रहे हो, ज्यादा खरीदने में बहुत पैसा चाहिए आपको, दूसरा अब जो जैसे आपके ग्रैंडफादर के पास था, ग्रैंडफादर के फादर के पास जो लैंड था, वो धीरे धीरे फैमिली में आ रहा है, अब नया लैंड उसमें ऐड इसलिए नहीं हो पा रहा, इनकम लिमिटेड है अब आप सोचो कि आपको नया एक्स्ट्रा खरीदना है तो यू हैव टू पे अ वेरी प्रीमियम अमाउंट फॉर दैट, तो फ्रेगमेंटेशन और बढ़ ही रहा है। तो लोग बाग क्या हो रहा है, काफी लोग तो धीरे धीरे इसमें ऑल टुगेदर सिस्टम से क्विट भी कर देते हैं कि बेच बाच के निकल लो, ठीक है, तो एक ये इशू भी है। हाँ
हाँ हाँ ठीक है। तो अब अपन इश्यू देखो, तो देखो ये दो चार्ट ना आप याद रखना, ये दो चार्ट आपको ना बहुत हर जगह यूज कर पाओगे। देखो इन जनरल एमपी इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा तो आपको कोई पॉइंट सब्सटेंशिएट करना है, ये यूज कर सकते हो। एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप यूज कर सकते हो, लैंड पे क्वेश्चन आ रहा है तो यूज कर सकते हो, है ना। तो आप दो तीन जगह ये डाटा यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब आपकी कला इसमें ये है कि आप कैसे उसको यूज कर रहे हो। अब आ जाओ इधर पर, तो फ्रेगमेंटेशन और स्मॉल साइज फार्मर्स आर नॉट कंड्यूसिव, स्मॉल साइज फार्म्स आर नॉट कंड्यूसिव फॉर फार्म मशीनरी, रिजल्ट इनटू पुअर प्रोडक्टिविटी। भाई स्मॉल साइज फार्म जो अभी हमने देखे उसमें आप क्या करोगे, ज्यादा कुछ नहीं, आपको उनका उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अब हार्वेस्टर चलवा सके हर या ट्रैक्टर से कुछ काम करवा सके। तो इंडियन एग्रीकल्चर का एक प्रोमिनेंट फीचर क्या है, सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, सब्सटेंस फार्मिंग है अपनी, क्या है सब्सटेंस फार्मिंग, मतलब कि जो फार्मिंग हो रही है मेनली वो गुजर बसर करने के लिए ही हो रही है। इतने छोटी छोटी, इसको आप सब्सटेंशिएट करो इस डाटा से, इस डाटा से आप सब्सटेंस फार्मिंग है ये समझ में आ रहा है। इतने कम कम लैंड में अगर फार्मिंग हो रही है मतलब ये इंडियन एग्रीकल्चर या एमपी एग्रीकल्चर का एक प्रोमिनेंट फीचर है सब्सटेंस फार्मिंग। भाई जितना प्रोड्यूस होगा अब इतने छोटे एरिया में वो तो खुद के खाने पीने में ही निकल जाएगा एक फैमिली के। तो सब्सटेंस फार्मिंग गुजर बसर करने के लिए ही फार्मिंग है, तो एक प्रोमिनेंट फीचर है हमारा इसके कारण फार्मिंग का। अब आ जाओ सॉल्यूशन क्या है, स्मॉल मार्जिनल फार्मर शुड बी एनकरेज टू ज्वाइन मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर जॉब, जमीन बेचो और आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर भी पुश है गवर्नमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने में, सर्विस सेक्टर को डेवलप करा रहे हैं। दूसरा सेलिंग देयर लैंड टू बिग फार्मर विच कुड फैसिलिटेट लैंड कंसोलिडेशन, ये भी हो रहा है। और कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग। कॉर्पोरेट फार्मिंग अभी एज इट इज इंडिया में उतनी डेवलप है नहीं। आपने सुना है क्या अडानी ने लैंड खरीद के खेती करी, या अंबानी लोग लैंड खरीद के खेती कर रहे हैं, अभी अपने यहाँ डेवलप नहीं होता। अमेरिका तरफ ये होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड में खेती करते हैं, तो मॉडर्नाइजेशन करके इकोनॉमी ऑफ स्किल बना देते हैं। तो ये अभी हमारे यहाँ नहीं है। हाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग आपने सुना होगा कि भाई क्या है, यूजुअली अब जैसे अपने पास, मेरे पास एक हेक्टेयर है, किसी के पास आधा हेक्टेयर, किसी के पास 5 हेक्टेयर, हम लोग आपस में मिल गए तो ये कितना बड़ा एरिया हो गया, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी ना काफी सारी। तो अब उस पर आप खेती करो, तो ये एक आपको क्या होगा, फिर भी एक आप रेम्यूनरेटिव लगेगा फिर ये सिस्टम आपको, कि इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। तो एक ये इशू, एक इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और एक और क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पर आप क्या प्रैक्टिस करो, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, गार्डनिंग, विटिकल्चर, इस टाइप की एक्टिविटीज को आप, हाँ इंटेंसिव क्यों है इंडियन एग्रीकल्चर इंटेंसिव, नहीं इंटेंसिव इसलिए है क्योंकि आप खेती को, बहुत प्रेशर है खेती में, बार बार आप लैंड को यूज कर रहे हो। भाई 182% क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ गई है, प्रोडक्टिविटी कम है बट भर भर के यूज हो रहा है वो, इसीलिए इंटेंसिव है। सब्सिडेंस है, इंटेंसिव है कि आप छोड़ नहीं सकते उसको, 2.5 एकड़ का ही फार्म है तो मजबूरी में करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ और है ही नहीं गुजर बसर करने के लिए। हाँ तो इसीलिए इंटेंसिव है, सस्टेनेंस है। तो आप यहाँ पर दो तीन पॉइंट और ऐड कर लो, हॉर्टिकल्चर, प्रमोट हॉर्टिकल्चर, विटिकल्चर, गार्डनिंग, इस टाइप से एक्वाकल्चर, इन सब चीजों को प्रमोट करो इस एरियाज में। लैंड होल्डिंग, हाँ ठीक है, जितना खाया उतना उगाया, हाँ जितना खाया उतना उगाया, यही वाला सिस्टम है। ठीक है, अब इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या करा था शुरू में, अब भाई कुछ लोग जो खेती जिनके पास है नहीं, वो क्या है, किराए की खेती लेके करते हैं। किराए की खेती, उनको क्या बोलते हैं, टेनेंट्स बोलते हैं ना अपन, किराएदार को टेनेंट्स बोलते हैं, टेनेंट्स। तो जो किराएदार है आपसे बटिया पे या कॉली पे लेके कर रहे हैं, तो उनको तो किराया भी पे करना है, तो और उनकी बैंड बच जाती है। तो अब इस पे क्या हुआ, आप जैसे, और क्या था आजादी के टाइम पे लैंड रिफॉर्म जो थे, आजादी के टाइम पे क्या हुआ था, बड़े बड़े महाराजा ये जिनकी रियासतें थी उनके पास थाउजेंड ऑफ एकर्स ऑफ जमीन रहती थी। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मुहिम चालू करी कि भाई इन लोग विलफुली अपना दान कर दे जमीन जिनके पास नहीं है, क्योंकि बहुत अनइवन पैटर्न था लैंड होल्डिंग का, किसी के पास तो बिल्कुल नहीं है और मैक्सिमम लोगों के पास बहुत सारी, मतलब कुछ कुछ लोगों के पास मैक्सिमम जमीन थी भारत की। तो फिर लोगों ने ये लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई गवर्नमेंट की, ताकि एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके लैंड को।
हाँ, एक इस पे ही विवाद हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी पे, ठीक है, केशव नंदा भारती केस। तो लैंड रिफॉर्म इज द गवर्नमेंट लैंड डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड इट रीअलोकेशन टू लैंडलेस पीपल, ठीक है। लैंड एक्विजिशन मीन्स गवर्नमेंट एक्वायरिंग प्राइवेट लैंड फॉर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो ये लैंड एक्विजिशन। जैसे कि अभी भोपाल में मेट्रो बन रही है। अब भोपाल मेट्रो में गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, जिस जगह से मेट्रो पास हो रही रहेगी, अब वहां पर अगर कोई रेसिडेंट रह रहा होगा या वहां पर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, तो वहां पर गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करना पड़ेगा ना। तभी तो उसके, ऐसा तो है नहीं कि जैसे मेरा घर आ रहा है, हाँ, तो उसमें भी गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट बांध बनाती है तो लैंड एक्वायर करती है, ठीक है। क्योंकि अब भाई ऐसा नहीं है ना कि जैसे अब मेरा जमीन आ रही है और मैं अड़ गया कि भाई मेट्रो प्रोजेक्ट तो यहाँ से जाने नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रोजेक्ट मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए अटक जाए। बट यहाँ पर ना कुछ अलग अलग चीज, लैंड एक्विजिशन में पता क्या है, लैंड एक्विजिशन में कुछ मॉरल डायलेमास है। कि मॉरल डायलेमा जैसे क्या, क्या पूरे सोसाइटी का जो नीड है वो मेरी पर्सनल नीड से ऊपर है क्या, या पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट और मेरा डेवलपमेंट, जैसे मेरे पास इक्वल राइट है, सोसाइटी के पास भी है, तो किसके राइट सुपीरियर है, ऐसे नहीं बोल सकते। यही तो मैंने क्या बोला, एक लाइन में आंसर नहीं देना है अपने को। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इश्यूज क्या आते हैं भाई। जैसे गवर्नमेंट किसी की लैंड खरीद रही है बांध बनाने के लिए, तो वहां ही आता है, तो उस एरिया के लोगों की तो लाइवलीहुड जा रही है, जहां जिससे आप जमीन खरीद रहे हो। और इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को फायदा भी होगा, बांध बनेगा तो पानी मिलेगा, बिजली बनेगी है। तो कुछ लोग, जो उन लोगों का फायदा हो रहा है, तो कुछ लोग या बैंड बजा दो। पैसे अगर आप बोल रहे हो दे रहे हो, तो क्या टाइम पे पैसा आ रहा है, टाइम पे क्या जितना चाहिए उतना आ रहा है, या सेटल्ड बिजनेस है, किस जिस जगह में आपको सेटल्ड, जहां आप सेट हो गए वहां से आपको भगा दिया, तो क्या आप दूसरी जगह उतना पनप पाओगे। तो ये मॉरल डायलेमास है कुछ, कि वेयर द नीड्स ऑफ कम्युनिटी आर बिगर देन द नीड्स ऑफ फ्यू पीपल। भाई ऐसा है क्या कि किसी 100 लोगों की जान बचाने के लिए किसी एक की जान ले ली जाए। तो ये सब कुछ एथिकल क्वेश्चन है, कुछ मॉरल क्वेश्चन है जो यहाँ पर आते हैं, बट अभी हमको इसमें नहीं पढ़ना है। तो एक प्रॉब्लम लैंड एक्विजिशन या लैंड रिफॉर्म करने में मॉरल डायलेमास भी रहते हैं कुछ, जिसका एक लाइन में आंसर नहीं देना है, हमको बैलेंस करना है चीजों को, और गवर्नमेंट भी बैलेंस करने की कोशिश करती है। बट तो लैंड एक्विजिशन मतलब गवर्नमेंट जब लैंड खरीद रही है किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए। तो लैंड रिफॉर्म्स इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये देखो, ये ना प्रखर सर आपको काफी डिटेल में पढ़ा भी चुके हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो एमपी का कुछ अलग से ऐसा है, मुझे कुछ मिला नहीं कि मैं उसमें ऐड कर सकूं। तो एक ब्रीफ स्लाइड है, देख लो आप लोग, अब बात छिड़ी है तो एक बार देख लो, अदरवाइज कुछ है नहीं ज्यादा। जमींदारी का अबॉलिशन हुआ था, जमींदारी का कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर करा था कि अब जमींदार नहीं रहेंगे, क्योंकि जमींदारी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ जमीन होती थी। तो गवर्नमेंट ने उन सबका जमीन हथिया ली कि अब ये गवर्नमेंट की, और लोगों में बांटनी शुरू करी, लैंडलेस लोगों में, जमींदारी एवोल्यूशन के कारण। यहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जमींदारी एवोल्यूशन में। उन्होंने एक्टिवली प्रमोट करा है इसको, जमींदारी एवोल्यूशन को, लोगों को जागरूक करा है। ठीक है, अब विनोबा भावे का नाम सुना है आपने? जब भी कांग्रेस पार्टी को सत्याग्रह की जरूरत होती थी, इनको आगे कर देते थे। विनोबा भावे, एक आदमी, ही वॉज ऑलवेज एवर रेडी फॉर सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी पहला सत्याग्रह विनोबा भावे जी ने किया था, ग्रेट सेंट विनोबा भावे, यू कैन कॉल हिम अ सेंट। तो जब भी आप देखना, समझ नहीं आया किसने सत्याग्रह स्टार्ट करा होगा, यू कैन टेक दिस नेम, विनोबा भावे, ठीक है। ग्राम दान मूवमेंट चालू करा था, कि जिसके पास जमीन नहीं है वो दे दो। वॉलेंटरी मूवमेंट, ग्राम दान, भूदान, ये क्या थे, आप जमीन दान करो, जबरदस्ती नहीं छोड़ा रहे हैं, दान कर दो, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, लैंड सीलिंग लगा दी लैंड होल्डिंग पे। मतलब अब जो बड़े बड़े रियासतें थी, जैसे अब सैफ अली खान टाइप का आपने नाम सुना होगा, भोपाल में आधी से ज्यादा जमीन उनकी थी पहले, क्योंकि देवर जो भोपाल के रूलर थे, ठीक है, उनका कोई वारिस नहीं था। तो उन्होंने नवाब पटौदी, जो सैफ अली खान के पिता थे, उनको अपनी प्रॉपर्टी सौंप दी। बट यार अब गया ये टाइम राजा महाराजा वाला, अब काय की जमीन, जैसे सिंधिया लोग हैं, देखा जाए तो पहले वो राजा थे तो उनकी सब कुछ प्रॉपर्टी थी। बट क्या आज वो रख सकते हैं, आज वो क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज पर, कि जैसे मैंने घर खरीद लिया, अब वो आके बोले कि नहीं यार भोपाल में ये घर तो मेरा है। दे कैन नॉट क्लेम, क्यों? क्योंकि एक सीलिंग लगाई गवर्नमेंट ने। एक तो पहले, एक सीलिंग के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी हो जाएगी वो पब्लिक की हो जाएगी। तो बोल दिया ये सीलिंग एक्ट है, ये लैंड होल्डिंग एक्ट। इसमें क्या करा, एक लिमिट से ज्यादा कोई इंडिविजुअल लैंड नहीं रख सकता। तो अब क्योंकि सीरियस शॉर्टेज था लोगों के पास लैंड का, तो अब इससे क्या होगा भाई, अगर आपने लिमिट लगा दी कि 50 एकड़ या 100 एकड़ या 1000 एकड़ से ज्यादा आप लैंड नहीं रख सकते, तो इसके बाद तो आपको देना पड़ेगा ना लोगों को। तो आपने लोगों को बांटना शुरू करा। फिर यहाँ पर भी काफी लूप होल्स का फायदा उठाया लोगों ने, बट फिर भी एक इनिशिएटिव था, ठीक है।
उसके अलावा देखो, आप ये देखो लैंड रिफॉर्म में जैसे क्या होगा, लैंड रिफॉर्म में भी आपको एज इट इज क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। तो टेनेंट्स की अगर आप बात करोगे तो अभी जो आप जो किसान है, जो कॉली वाली जिन पे आप देते हो, तो उनके पास भी कुछ राइट्स दिए गवर्नमेंट ने कि आप जैसे वो आपकी लैंड पे एंटायरली डिपेंडेंट है, आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो ठीक है, उनकी रोजी रोटी तो आपके लैंड से जो इनकम आने वाली है उस पर चलेगी, जो उन्होंने किराए से लिया है। तो अब आप उनको एज इट इज जबरदस्ती भगा नहीं सकते, या कुछ एग्रीमेंट टाइप का अगर आप करोगे तो फेयर होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने लॉज निकाले लैंड प्रोटेक्शन के लिए, और एक मॉडल टेनेसी एक्ट निकाला अभी रिसेंट में, मॉडल टेनेसी एक्ट। क्योंकि लैंड एक स्टेट का सब्जेक्ट है, जो लैंड सब्जेक्ट है ना, लैंड वो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे ज्यादा रिफॉर्म बना नहीं सकती। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल एक्ट निकाला, मॉडल टेनेसी एक्ट। इसके इसको देख के सरकारों से कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट से, कि इसको देख के आप अपने यहाँ के जो लैंड टेनेसी एक्ट है उसको बनाओ आप, ठीक है। तो टू प्रोटेक्ट टेनेंट फार्मर्स, तो नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम हुआ था 2008 में, ठीक है, लैंड को डिजिटाइजेशन करने के लिए। उसके बाद जब ई गवर्नेंस आया, तो ई गवर्नेंस ने एमपी में आगे रह के लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन करने की ड्राइव चालू कर दी एमपी गवर्नमेंट ने, और इंडिया की पहली गवर्नमेंट बन जाई, तो एंटायरली जिसने अपना बहुत सारा डाटा उस पर डाल दिया, अपनी साइट्स पर डाल दिया। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया लैंड से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया। तो एक इनपुट हमने खत्म किया, एक इशू लैंड का, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड इशू रिगार्डिंग द सीड्स। तो सीड्स की अगर आप बात करोगे, तो सिंस वी कांट ड्रास्टिकली इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टीवेशन, वाई, क्योंकि एक लिमिट है एरिया अंडर कल्टीवेशन, कहां से लाओगे, पैदा थोड़ी कर पाओगे लैंड। तो आप क्या करो, सीड की क्वालिटी अच्छी करो, ताकि प्रोडक्शन, आपका दूसरी स्टेप क्या, प्रोडक्शन बढ़ाओ। प्रोडक्शन ही बढ़ा सकते हैं एक लॉजिकल व्यू में। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या करा था, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने अमेरिका से बीज मंगवाए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी के अमेरिका से गेहूं के चावल के बीज मंगाए थे, और वो किसानों को दिए थे कि भाई आप बो, जिससे पैदावार ज्यादा हो, तो भारत में लोगों को खाने मिल सके। क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आ गया था, भूखा ऐसा पड़ गया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऑन रिकॉर्ड आके बोलना पड़ा था कि लाल बहादुर शास्त्री जी को कि एक दिन का उपास रखो आप लोग। वो तो बोले ही थे जय जवान जय किसान, ऑन रिकॉर्ड ये अपील करी थी कि एक दिन का उपास रखो, और उनने भी उपास रखा था ताकि खाना बच सके और लोगों को मिल सके। तो ये स्थिति थी उस टाइम पे हमारी 1960s के अराउंड। और आज देखो सरप्लस है लैंड, आज हमारे पास वो है, फूड सरप्लस में, तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक वो भी दिन थे और एक आज के भी दिन है, बट उसके बाद भी हम प्रोडक्टिविटी के लिए रो रहे हैं, क्योंकि जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। पॉपुलेशन लोड बहुत ज्यादा है इंडिया में। ओके, तो सीड्स में आप देखो, तो एग्रीकल्चर यील्ड मतलब अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन एरिया ऑफ लैंड डिपेंड्स ग्रेटली ऑन सीड क्वालिटी। तो बेस्ट यील्ड हाइब्रिड सीड मस्ट बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। आपने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स बनाए, अब ये कंपनीज जो सीड बनाती है ना, लैब में बना रही है ये, ताकि ज्यादा उपज मिले। अलग अलग कैरेक्टर, बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो आप देखोगे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, अलग अलग ट्रेड्स को मिला के एक सीड बनाते हो। कि कोई ट्रेड आपने ले लिया कि ये बहुत मोटा रहेगा, एक ट्रेड है, हाँ, जीन की जगह ट्रेड बोलो उसको आप, ट्रेड मतलब मोटाई लंबाई, ठीक है। उसके अलावा उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट, ये सब ट्रेड्स उसके। तो आपने अलग अलग ट्रेड निकाले, एक ट्रेड ये है कि वो पेस्ट रेजिस्टेंट है, एक ट्रेड ये है कि वो मोटा रहेगा, एक ट्रेड ये है कि वो लंबा रहेगा। इस टाइप से मिला के आपने अलग अलग ट्रेड को मिला के एक सीड बनाया। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि ये सीड एक या दो बार के बाद ना काम के नहीं बचते हैं, आपको बार बार यूज बनाने पड़ते हैं ये सीड, क्योंकि ये ट्रेड आगे पास नहीं हो पाते। आपने आर्टिफिशियली डाले ना, तो ये ट्रेड आगे की जनरेशन में पास नहीं हो पाएंगे। कि एक जो इससे प्रोजेनी निकली, तो हो सकता है सेकंड प्रोजेनी, अब प्रोजेनी बोलेंगे, प्रोजेनी या दूसरी जनरेशन तक ही आप उसको यूज कर पाओ, उसके बाद आप नहीं कर पाओगे यूज। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको जो हाइब्रिड सीड है वो रिप्लेस करने पड़ते हैं, और यूजुअली एक ही प्रोजेनी तक ही हर साल। तो हर साल आपको नए सीड खरीदने पड़ेंगे। तो एक हाइब्रिड के कारण ये दिक्कत आती है कि हर बार आप पुराने जो फार्म में बना के आप जो सीड रखते हो, वो आप बार बार यूज नहीं कर सकते उनको। तो हर बार आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी सीड खरीदने के लिए, और ये थोड़े से महंगे रहते हैं। बट इनका फायदा क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत हाई रहता है। तो भले ही आप एक बार थोड़े महंगे सीड खरीद के फसल लगा रहे हो, बट आपको फायदा क्या होगा कि वो प्रोडक्शन ज्यादा आएगा उससे। तो ये एक इशू भी है, और सॉल्यूशन भी यही है कि आप खरीदो बार बार, क्योंकि आपको
ओवरऑल तो प्रोडक्शन जब ज्यादा आएगा तो आपको फायदा होने वाला है, बट हाँ थोड़ी सी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी अभी। तो हाइब्रिड सीड अगर सस्ते हो जाएंगे तो किसानों को अच्छी बात है ना। तो अगर हाइब्रिड सीड अच्छे होते हैं, कोई ऐसा रिफॉर्म आ गया कि हाइब्रिड सीड, अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमपी गवर्नमेंट बहुत एक कुछ योजना में बताऊंगा आगे, वो जो SC ST कैटेगरी में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए फिर एक लिमिट तक हाइब्रिड सीड प्रोवाइड करा रही है, सब्सिडाइज रेट पे, कहीं फ्री में, ताकि उनको एक सपोर्ट मिल सके, इनको एक इनकम सपोर्ट आप दे सको। प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मार्केट में बेचेंगे तो पैसे ज्यादा आएंगे, तो एक लिमिट तक उनको, जिनके पास एक लिमिट तक लैंड होल्डिंग है, उनको फिर आप ये करो कि उनकी इनपुट कॉस्ट कम करवा दो। तो अगर गवर्नमेंट उनको फ्री में सीड देगी, हाइब्रिड सीड, या कम पैसे में देगी, तो देखो दो फायदे होंगे, एक तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट रहेगी फार्मर्स की वो कम हो गई, दूसरा प्रोडक्शन बढ़ गया, तो दोनों तरफ से उनको फायदा होगा। तो ये एक योजना चालू करी है एपी गवर्नमेंट ने इस इशू को एड्रेस करने के लिए। ठीक है। अब एमपी में जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो लेस देन ऑप्टिमम है। क्यों है एमपी में सीड रिप्लेसमेंट रेट लेस देन ऑप्टिमम? सीड रिप्लेसमेंट मतलब कि हर बार नया सीड खरीदना। अभी क्या करते हैं बहुत सारे किसान, आज जैसे गेहूं लगाया तो मेरे पास, मैंने क्या करा, अगली फसल के लिए जो अभी गेहूं होगा ना उसी को बचा के रख लिया, अगली बार उसको लगा दूंगा। तो यहाँ सीड रिप्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। जो पहले साल, जो पिछले साल मैंने सीड लगाया था उसी को आगे बढ़ा दिया मैंने। मैंने इससे वही वही बोला, इससे दिक्कत क्या आएगी, हाइब्रिड सीड होगा तो वो प्रोडक्टिविटी आने नहीं वाली। और दूसरा, सपोज आपका जो गेहूं है वो पेस्ट ज्यादा पकड़ रहा है, तो अगली जो जनरेशन आने वाली है वो भी ऐसी आने वाली है जो ज्यादा पेस्ट पकड़ेगी, तो फिर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है। और क्या होगा, एक बार अगर बैड जीन आपके उसमें आ गया, एक बार अगर बैड ट्रेड आपके अंदर आ गया, तो वो जनरेशन टू जनरेशन एम्पलीफाई होता जाता है, मतलब को अगली बार फसल और ज्यादा खराब हो जाए। ये जेनेटिक्स का एक, यू कैन से एक फीचर ही है जेनेटिक्स का ये, कि बैड ट्रेड फिर आगे चल के डोमिनेट होना स्टार्ट कर देगा, तो फिर बैंड और अच्छे से बच जाएगी इसकी। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, तो सीड रिप्लेसमेंट रेट हमको ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे फसल अच्छी हो। अब सीड रिप्लेसमेंट लेवल लो क्यों है? ये एक इशू है एमपी का, ये भी एक इशू है सीड से रिलेटेड अपना। ठीक है। तो इस क्यों है? क्योंकि न्यू सीड्स आर नॉट अफोर्डेबल, और दूसरा अवेलेबल भी नहीं होते। अब जैसे इस बार ही हमको चाहिए था, कुछ हाइब्रिड सीड चाहिए थे लगाने के लिए, बट थोड़ा सा लेट हो गए थे, मार्केट में है ही नहीं। अब आप प्रीमियम कॉस्ट पे भी लेना चाह रहे हो, एक टाइम पीरियड में आपको लगाना है, बट अवेलेबल ही नहीं है। या अब इस एरिया में लगाना है जैसे भोपाल में मुझे, और अगर उसके लिए मुझे हरियाणा लेने जाना पड़ रहा है, तो फिर एक अफोर्डेबिलिटी इशू, वो एक कनेक्टिविटी इशू भी है, या आप ये बोलो एक कन्वीनियंट नहीं है इतना कि सिर्फ उसको लेने आप वहां तक जाओ फिर वहां से मंगाओ, अगर प्री प्लान नहीं हो। तो एक अवेलेबिलिटी एक इशू है, तो ये दो इशू के कारण सीड रिप्लेसमेंट रेट एमपी का बहुत कम है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, 100% एफडीआई अप्रूव कर दिया ऑटोमेटिक रूट से, कि आ जाओ जितनी भी सीड प्रोड्यूसिंग कंपनी है भारत में आओ, अपना प्लांट लगाओ और बनाना चालू कर दो, 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट। ठीक है। बट आ रही है क्या, वो अलग बात है, आ रही है कि नहीं आ रही है, बट एक इश्यू तो एड्रेस करने की कोशिश करी हमने ये वाले। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा, सीड विलेज कॉन्सेप्ट। क्या हुआ, वहां ग्रुप ऑफ फार्मर्स इन अ विलेज गिवन ट्रेनिंग टू प्रोड्यूस सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स so that they can fulfill seed demand of their own as well as neighboring villages। जरूरी नहीं आप हर बार हाइब्रिड सीड का यूज करो, कई बार आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास अच्छे सीड्स है उनको उनको ट्रेनिंग दी कि अच्छे सीड्स की आप फसल लगाओ और उनके सीड बना बना के बेचो आप। तो कुछ लोगों को ट्रेनिंग दो आप, और फिर वो आपस के एरिया में सप्लाई करें। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, सीड विलेज कॉन्सेप्ट, कि उस एरिया में जो खेती हो रही है वहां पर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वो लोग सिर्फ सीड्स के लिए ही फसल लगा रहे हैं, कि उनसे जो अच्छे अच्छे सीड निकलेंगे, ट्रेनिंग दी जाएगी कि कौन से जो खराब जो ट्रेट आ रहा है उन सीड्स को हटा के जो अच्छे ट्रेट्स वाले सीड है वो उनको दो, जो नेचुरली अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि हर नेचुरल अवेलेबल जो क्रॉप है नेचुरली अवेलेबल सीड है गवर्नमेंट खरीदे या मार्केट में बेचो। गवर्नमेंट खरीदेगी, उसको जरूरत होगी और वो लोगों को दे देगी, या डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हैं। पर आप ये देखो, महंगे सस्ते वाली बात नहीं है, बात ये है कि अच्छे ट्रेड भी तो मिल रहे हैं आपको। कितना महंगा बेचेंगे, फॉरेन कंपनी से ज्यादा महंगा बेचेंगे। ठीक है। समझ आ रहा है आपको? क्यों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहां तक? कौन कौन है क्लास में? वर्षा, उपासना, आनंद, मोनिका, प्रेम। क्लियर? ठीक है। वर्षा क्लियर है, बाकी सब बताओ जल्दी जल्दी।
ठीक है, क्या डाउट है प्रेम, बताओ क्या समझ नहीं आया, तो हम फिर से इसको एड्रेस करते हैं। ठीक है आनंद, मोनिका, अच्छा ठीक है, क्लियर है, ठीक है चलो। कुछ ज्यादा है नहीं ना, इजी है ना, इंटरेस्टिंग है। इसको ना अब आप लोग का काम ये है, इसको ना व्यवस्थित लिखते जाओ बस। अभी पीडीएफ तो भेजता हूँ मैं। और आज जो ग्रुप पे जो पीडीएफ डली है आज मैं, एक्चुअली यार मेरे को ना अभी 3-4 दिन से मैं बहुत ज्यादा हाइपर बिजी चल रहा हूँ। कुछ इमरजेंसी थी घर में, तो हॉस्पिटल में ही मेरा टाइम निकल रहा है, यहाँ से भी मुझे हॉस्पिटल ही जाना है। तो इस चक्कर में मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है ज्यादा। तो मैं अभी आपको भेज नहीं पाया चीजें, बट मैं करता हूँ इसको। कुछ ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस रहते हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा है इस साल तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है मेरे साथ, बट ठीक है, लाइफ गोज ऑन। तो अब आप लोग ना, अगर देखो इसमें ना आप लोगों को ये सीखना है, मैं आपको मतलब जैसे ये वाली चीज है ना, आपको कहीं भी मिल जाएगी। कुछ अलग से मैं आपको कुछ रॉकेट चीज तो दे नहीं रहा हूँ, ऐसा ना कोई अलग से कुछ मटेरियल मिल रहा है इसमें। बट यहाँ पे मेरी कोशिश ये है कि आपको एक नजरिया देने की, वही सिस्टम में लाने की, एक विजन देने की, कि आगे चल के भी आपको काम कैसे करना है। ठीक है, डाटा तो आपको ढेर सारा मिल जाएगा, उसमें से आपको मतलब का कैसे निकालना है। अब आपको थोड़ा एक समझ आ रहा होगा ना कि काम की चीजें क्या है, कहाँ से क्या निकाल सकते हो आप, किस तरीके से आपको पढ़ना है, टॉपिक को भी खुद से पढ़ना है तो। और यही सबसे जरूरी चीज है, वही आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश है। ताकि हर बार तो आप कितना कोचिंग अटेंड, कितना क्लासेस अटेंड करोगे, एक टाइम के बाद तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी आप बस ये देखते चलो, यहाँ पर बस दिमाग खुला रख के ये समझने की बस कोशिश करना कि हाउ टू टैकल दिस टाइप्स ऑफ थिंग, एक तरीका क्या है, और जो आपको धीरे धीरे बनेगा आगे। में कोशिश भी यही है, अपन उस तरीके से ही आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखो इधर, सीड विलेज कॉन्सेप्ट, तो ये सारे देखो सीड्स के इशू को आपको एड्रेस करने के लिए, देखो इशू मैंने एड्रेस करा, उसके सॉल्यूशन दिए, इशू सॉल्यूशन। अब एक और जो आपका सॉल्यूशन आया, जो प्रॉपर आपका क्या आ रहा था, उपज कम का, प्रोडक्टिविटी का जो इशू आ रहा था एग्रीकल्चर में, उसमें फिर अपन क्या लेकर आए, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में अपन ने क्या करा, वही सबको पता होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, बढ़िया मस्त मस्त सीड लेकर आए। और अब आप ये बताओ, अच्छा चलो एक कॉन्सेप्ट और देता हूं आपको, शायद ये आपको ना पता हो, ग्रीन रेवोल्यूशन, बाकी थ्योरी तो आप कहीं से ही पढ़ लोगे। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने सबसे पहले हरियाणा पंजाब वाले रीजन को क्यों टारगेट करा। ठीक है, लैंड फर्टाइल है वहां पर, वेरी गुड। और अपने से ज्यादा अपग्रेडेड, हाँ अमीर है, अमीर है। देखो अगर तुम फर्टाइल लैंड की अगर हम बात करते हैं, ये बताओ, फर्टाइल लैंड अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया के सबसे फर्टाइल लैंड कौन से हैं, इंडो गंगाइटिक प्लेन्स। इंडो गंगाइटिक प्लेन्स कहाँ पे है, पंजाब में है क्या इंडो गंगाइटिक प्लेन, मेनली तो यूपी वाले एरिया में, यूपी बिहार में, तो आपने वहां क्यों नहीं दिया फर्टाइल। हाँ, नहीं हम तो कह रहे चलो मैं फ्री में भी दूं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स में दे रहा हूँ, फ्री में दे रही सरकार, तो फ्री में मट्टी के भाव दिए लोगों को, अमीर थे पहली बात तो। यूपी में भी है, समझाता हूँ देखो, कोई और टेक लेना चाहेगा क्या, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में भी होती है, बिहार में भी होती है, उड़ीसा में भी होती है। यही पॉइंट, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो अमीर है तो क्या होगा उससे, अमीर है तो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। पंजाब और हरियाणा के कारण पुराने टाइम से रिच थे, क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग भी ज्यादा थी। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया के किसानों को अगर आप कंपेयर करोगे, तो वेस्टर्न जो बॉर्डर में जो किसान थे, पहले तो अमीर थे, दूसरे वो ज्यादा स्किल्ड थे। अगर आपको याद हो, मैंने पार्टीशन जब आपको पढ़ाया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पार्टीशन, तो मैंने ये वाला पॉइंट आपको बताया था कि वेस्टर्न इंडिया में पार्टीशन की प्रॉब्लम हमको इतनी ज्यादा नहीं आई। वायलेंस हुआ था, बट उसके बाद जो वेस्टर्न साइड से जो आए पाकिस्तान से रेफ्यूजी, उनको हमने इजीली अकोमोडेट कर दिया था इंडिया में। क्यों, क्योंकि वो स्किल्ड थे, उनके पास लेबर एग्रीकल्चर की स्किल बहुत थी, तो उनको हमने लैंड प्रोवाइड कराया, ठीक है, सीड प्रोवाइड कराए, और कहा चलो जुट जाओ खेती में, खेती करने लगे, क्योंकि उनको आता था। तो पहली बात क्या है, वो स्किल्ड थे ज्यादा। और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो वेस्टर्न इंडिया था, पंजाब हरियाणा, वहां के किसान पहली बात तो स्किल्ड थे ज्यादा, खेती, दूसरी बात क्या था, उनके पास पैसा था। ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, भाई अगर इतनी उपज हो जाएगी, आपकी पैदावार हो जाएगी, तो क्या हाथ से हंसिया लेके काटोगे, ट्रैक्टर से काटोगे,
हार्वेस्टर से ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए, बड़ी बड़ी फार्म मशीनरी चाहिए। तो वो वेस्टर्न पंजाब, जो वेस्टर्न इंडिया है, पंजाब हरियाणा, वहां के किसानों के पास थी ये सारी चीजें, वो अफोर्ड कर सकते थे ये वाली चीजें, वो अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए अपन ने वहां पे करा। पता चला आपने यूपी में किसानों को दे दिया ये, अब फसल तो आ गई, किसी किसी के पास बहुत फसल आ गई, कट ही नहीं रही, वही कट ही नहीं पा रही है फसल। या पता चला आपने सिर्फ चलो सीड प्रोवाइड करा दिए, पानी लाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे आप, और अदर इनपुट कॉस्ट जो आती है वो बियर नहीं कर पा रहे किसान। तो फिर यहाँ कुछ फायदा होता शुरू में ही अगर आप यहाँ दे देते तो। फायदा सबसे ज्यादा आपको तो, सबसे इंडिया का एकमात्र इशू उस समय ये था कि प्रोडक्शन बढ़ाना है ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो उनने क्या करा, वेस्टर्न किसानों को दे दो, क्योंकि वो उनके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी रेस्ट ऑफ द इंडिया से ज्यादा टेक्निकली एडवांस थे, ज्यादा टेक्निकली स्किल्ड थे, और पैसा भी खर्च करने की दम रखते थे, रिस्क लेने तैयार थे। अच्छा दूसरी चीज, भाई उस समय तो रिस्क ही था ना। आज के आप ना उतने न्यूज़पेपर चलते थे, ना आज व्हाट्सएप सोशल मीडिया था, ना उतना रिसर्च पहुंच पाती थी, वो तो आपने मंगा ली है, अब कौन रिस्क लेगा। तो वो सब में तैयार हो गए वो, तो भर भर के फायदा हुआ, मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ, और ज्यादा अमीर हो गए। पहले 800 में घूमते थे, ऑडी आ गई, ठीक है, गाने बनने लगे, ठीक है। तो ये था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के सीड्स इसीलिए पहले उस तरफ आए और धीरे धीरे करके इस तरफ आए। ईस्टर्न इंडिया तक पहुंच पाते तब तक गाड़ी पंचर हो गई, ठीक है, और मुद्दे बढ़ते गए और हमारा ध्यान और तरफ चला गया, यहाँ तक आ ही नहीं पाई बात। पर एमपी को फायदा हुआ इससे, क्योंकि वेस्ट के बाद सीधे हम सेंट्रल इंडिया में आए थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन रिफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ हाइब्रिड सीड, ठीक है। तो इसके अलग अलग फेजेस थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। यार हो गया, काफी हो गया आज। कल पढ़ते हैं अब इसको, ग्रीन रेवोल्यूशन कल कोशिश करते हैं ये इनपुट वाला, ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट खत्म करने की, ठीक है। उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आएंगे, फिर सर्विस इंडस्ट्री में आएंगे, और इस तरीके से इकोनॉमी खत्म हो जाएगी एक बार अगर हमने सारे सेक्टर देख लिए। ये एमपी इकोनॉमी में इतना ही है। तो कल पढ़ते हैं ना, अभी कुछ पूछना है क्या? चलो ठीक, चलो फिर कल मिलते हैं, है ना। गुड नाइट, थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं।